ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि अब तक आपने पिछले वीडियो पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है सिंपल सेंटेंस कि कैसे हम साधारण वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। अब उसी प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम जो अगला टॉपिक है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। पहले तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको बताया गया था पहले वीडियो में सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, आप इसको दिमाग में रखिएगा कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट है और कौन से प्लूरल सब्जेक्ट है। जैसे कि रूल नंबर 2 फर्स्ट कहता है यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, क्या हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर, और सिंगुलर में क्या क्या है, ही सी इट या किसी का नाम आ जाए जो है, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ऐसे में क्या करते हैं, नॉट के लिए डज नॉट, सहायक क्रिया डज के साथ नॉट का उपयोग करते हैं। इसे इसका जो मेथड है सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, और जब डज का प्रयोग हो जाता है, जब डज का प्रयोग हो जाता है तो मेन वर्ब में किसी भी अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग नहीं करते। जैसे यस, ईएस या आईएस जो बताया गया था आपको सेकंड वीडियो में, सिंपल सेंटेंस में ऐसे में निगेटिव में किसी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या हमारा सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, इसके साथ डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर मेन वर्ब इस तरह से लिखा गया हो तो समझ लीजिएगा कि वो फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। आगे चलकर आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस जो है बताए जाएंगे। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, यानी निगेटिव होने पर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब हो, डज नॉट डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, वह स्कूल नहीं जाता, वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता। तो कौन नहीं जाता है, वह मतलब ही, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या है, डज नॉट, ही डज नॉट, और डज नॉट का मेन वर्ब वो क्या नहीं करता है, जाता, यानी गो। अब गो में एस इसका प्रयोग नहीं होगा। जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो जाए, वो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग उसमें हो जाए तो जान लीजिएगा कि वह जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। जहां हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग हुआ है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब इसका दूसरा नियम देख लेते हैं कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, प्लूरल का मतलब आई, यू, वी, दे या मोर देन वन अगर कोई आ जाए, संख्या आ जाए, जैसे चिल्ड्रन आ गए, बॉयज आ गए, स्टूडेंट्स आ गए, इस तरह से अगर सब्जेक्ट होते हैं तो प्लूरल माने जाते हैं, उन्हें प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। तो सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डज प्लस नॉट, प्लूरल के साथ क्या लगता है, डज नॉट। यहां पे आप लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब डू और डज के साथ क्या लगता है, नॉट। वो चाहे डू हो तो मतलब प्लूरल में तो डू नॉट और सिंगुलर में तो डज नॉट। सिंगुलर सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, या कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा ये आपका दूसरा मेथड है, इसका आप लोग इसको नोट करिएगा, क्योंकि इस तरह से अगर आप जो है नोट करते हुए आगे चलेंगे तो आपकी क्लियर होगी और आपको समझ में जल्दी आएगी। सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे वे अपनी किताब नहीं पढ़ते थे, वे अपनी किताब नहीं पढ़ते। कौन नहीं पढ़ता है, वे को इंग्लिश में दे, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो क्या हो जाएगा, दे के साथ क्या हो जाएगा, हेल्पिंग डू प्लस नॉट। दे डू नॉट क्या नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं, दे डू नॉट रीड,
और आपको बताया गया था पहले ही वीडियो में, जब अपना आ जाए ना जैसे केस आ जाता है, जैसे ही का हिज, आई का माई, यू का योर, उसी तरह से दे का जो होता है उसके लिए क्या लगता है, दियर लगता है। दे डू नॉट रीड देयर किताब, देयर बुक्स, दे डू नॉट रीड देयर बुक्स, वे अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू नॉट। इसी तरह से जो है आपका फ्रीक्वेंस यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है, उसको देखते हैं, जो नेवर का यूज होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अगर कहीं कंफ्यूजन होती है तो उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने उस प्रश्न को समझ सकते हो, ठीक है। अगर वाक्य में, हिंदी वाले वाक्य में कभी नहीं शब्द का प्रयोग हुआ, कभी नहीं, इसको इंग्लिश में नेवर करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको हम देख लेते हैं। यूज ऑफ नेवर, यूज ऑफ नेवर मतलब कभी नहीं, कभी का प्रयोग अगर हुआ तो क्या करेंगे, अगर नेवर यानी कभी नहीं, ऐसे हुआ कभी नहीं नहाता है, वह कभी नहीं पढ़ता है, वह कभी नहीं स्कूल जाता है, अगर नहीं के साथ कभी का प्रयोग हुआ हो तो ऐसे में नेवर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नेवर खुद ही निगेटिव शब्द है और खुद ही अपने आप में नॉट का जो है अर्थ देता है। तो ऐसे में करते क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट लिए या प्लूरल सब्जेक्ट लिए आता है, जब अगर वाक्य में नेवर का प्रयोग हुआ हो तो नेवर के साथ सभी जो रूल आपका होगा वो निगेटिव नहीं बल्कि अफर्मेटिव सेंटेंस का लगेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब मेन वर्ब में एस या एस का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हर मस्ट है प्रयोग होगा। और दूसरा है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं तो मेन वर्ब में कुछ नहीं लगेगा। तो उसी तरह से नहीं चलेंगे, दोनों मेथड देखेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लस नेवर, सभी बात क्या है, नेवर प्लस मेन वर्ब में यस या ईएस या आईएस, आपको यह एस या ईएस या आईएस का प्रयोग जो है आपको सेकंड वीडियो बता दिया गया था, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसे, वह मुझे गाली कभी नहीं देता है, कभी नहीं देता है। देखिएगा सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, ही, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, ही के बाद क्या लगेगा, मेथड क्या है इसका, ही प्लस नेवर, ही नेवर। ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी मेन वर्ब क्या है, गाली देना, गाली देने को इंग्लिश में अब्यूज कहते हैं, अब्यूज। और ध्यान दीजिएगा मेन वर्ब में यस या एस या आईएस का प्रयोग जरूर होगा, क्योंकि बताया गया था रूल आपका अफर्मेटिव चलेगा। तो अब्यूजेस जिसका प्रयोग हुआ, ही नेवर अब्यूजेस इसको, मुझे, ही नेवर अब्यूजेस मी। अगर यही सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो क्या होगा वहां पे, सब्जेक्ट प्लूरल होने पर, सब्जेक्ट प्लूरल होने पर नेवर प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब में कुछ नहीं लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा क्या, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इसे ध्यान दीजिएगा कि मैं रात में कभी नहीं नहाता हूं, मैं रात में कभी नहीं नहाता, ये सही बात नहीं है, सेंटेंस के वक्त है कि मैं रात में कभी नहीं नहाता हूं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, मतलब आई के साथ क्या होगा, आई सब्जेक्ट प्लूरल है, साथ नेवर, क्योंकि यहाँ पे कभी नहीं का प्रयोग हुआ है। आई, 1 मिनट, आई नेवर बाथ। देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे
वाक्य में जो है यस या यस का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। आई नेवर बाथ इन द नाइट, इन द नाइट, आई नेवर बाथ इन द नाइट। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक क्लियर होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप ग्रुप में जाकर के उसको पूछ सकते हैं। तो जो आप अगला जो सेंटेंस हमारा है नेगेटिव के बाद वो है इंटेरोगेटिव। क्या है? इंटेरोगेटिव। इसको आप लोग नोट करिएगा अच्छे से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस ध्यान देते हैं इसको। इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग नोट करिएगा आप लोग। इंट्रोगेटिव नहीं होता है, इंटेरोगेटिव होता है। पूछने पर आप लोग INTR बता देते हैं जो गलत हो जाता है। तो इंटेरोगेटिव होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए इसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य आपको सेंटेंस में बताया गया है। जब आपका जो टॉपिक है सेंटेंस, आपके इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का जो है यूपी बोर्ड क्लास 10 का जो सेक्शन बी का फर्स्ट चैप्टर है सेंटेंस। सेंटेंस बताया गया है। सेंटेंस जो है दो 5 प्रकार के होते हैं, उसमें जो दूसरा है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें प्रश्न पूछा जाता है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा। इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। वाक्य के अंत में क्या लगाता है? क्वेश्चन मार्क लगाता है। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक यस या नो टाइप होता है और दूसरा होता है डब्ल्यू एस टाइप। इसको यस या नो टाइप करते हैं और डब्ल्यू एस टाइप करते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे हम इसको कैसे जो है हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे उसको देखते हैं। देखिए ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है यस या नो टाइप। यस या नो टाइप वाले जो वाक्य होते हैं इनकी शुरुआत अगर हिंदी में है तो क्या से होती है? अगर हिंदी के वाक्य हैं तो क्या से होती है? क्या वर्ड से? क्या तुमने खाना खाया? क्या तुम वहां गए? क्या तुम यह काम कर रहे हो? तो इसमें हम जो आंसर होगा वो आंसर हम जो है यस या नो में दे सकते हैं। जो क्लोज क्वेश्चन आया होगी यानी बंद प्रश्नावली के बाद जो उत्तर आते हैं हम उसमें दे सकते हैं यस या नो में। हाँ ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। जैसे क्या तुमने खाना खाया? हाँ। अगर हमने हाँ कह दिया तो अभी पूरा मैटर क्लियर हो गया, हाँ इसने खाना खाया। अगर मैंने ना कर दिया तो भी मैटर क्लियर हो गया कि इसने खाना नहीं खाया। यानी इनका आंसर जो है हम यस या नो के साथ ही दे सकते हैं। और अगर हम इसके लिए अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग करें तो एक अलग सेंटेंस हो जाएगा, वो अलग बात होगी। लेकिन अगर हम जो है इसका आंसर केवल यस या नो में दे दें तो भी एकदम क्लियर होगा। तो ऐसे प्रश्नवाचक शब्दों का जो प्रयोग ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग जो होता है उसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। और जो दूसरा होता है डब्ल्यूएस टाइप होता है, डब्ल्यूएस टाइप होता है, इसका प्रयोग इसका जो आंसर होता है वो हम यस या नो में नहीं दे सकते, बल्कि उसके लिए हमें पार्टिकुलर किसी वर्ड का प्रयोग करना है या किसी सेंटेंस का प्रयोग करना है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, इसमें क्या होता है? इसमें प्रश्नवाचक वाक्य जो है हिंदी वाले वाक्यों में प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वह वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, कहाँ हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, वह वाक्य के बीच में आएगा तुम कहाँ रहते हो। और यस या नो वाले वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द होता है केवल क्या, हिंदी वाले वाक्य की बात कर रहा हूँ, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है क्या वह वाक्य में सबसे पहले आता है। अगर क्या सबसे पहले आ जाए तो यस या नो टाइप का है, और अगर वही क्या वाक्य के बीच में आ जाए तो वह डब्ल्यूएस टाइप का है। तो जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं इसको आप लोग लिखिए। प्रश्नवाचक यानी यस डब्ल्यूएस टाइप यस या नो टाइप का सेंटेंस होता है। ऐसे वाक्यों की शुरुआत हमेशा क्या से होती है? इसका अनुवाद करते समय क्या के लिए वार्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वार्ड के स्थान पर उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले हम यस या नो टाइप देख लेते हैं कि अगर वाक्य की शुरुआत क्या से हुई, इससे हुई हो क्या से,
तो इसके लिए क्या करते हैं,